हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, लास्ट के कुछ वीडियो में हम लगातार 12th स्टैंडर्ड के एक्सट्रैक्ट्स कवर करते आ रहे हैं और आज जो लास्ट एक्सट्रैक्ट हैं वो है आपकी बुक विस्तास से। सो आई होप आप सब रेडी हैं इसके लिए एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं विस्तास बुक से क्लास 12th के लिए। ओके, सो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नंबर 1 दे रखा है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं हम। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकेट्रिक फ्रेंड ऑफ माइन. Amongst other, I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream, wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world in full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, द थर्ड लेवल, जिसके अंदर चार्ली जो है वो टाइम ट्रैवल करके पीछे कहीं नियर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के नियर अबाउट टाइम में वो पहुंच जाता है और वो कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करता है जो कोई और एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, सिर्फ वही कर रहा है, तो अपने साइकेट्रिस्ट से मिलता है ना। सो क्वेश्चन नंबर आपसे 1 ये पूछ रहा है, व्हाई डिड द नरेटर गो टू अ साइकेट्रिस्ट? वो साइकेट्रिस्ट के पास में क्यों जाता है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि बिकॉज ही वेंट थ्रू एन एक्सपीरियंस नो वन एल्स डिड, बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो वाई ही वॉज अनहैप्पी, बिकॉज ही वॉज डिप्रेस्ड, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिम। देखिए, वो इसलिए मिलता है क्योंकि जो चीज़ उसने एक्सपीरियंस करी उस स्टेशन पे, कि वहाँ तो 1 और 2 स्टेशन ही था लेकिन थर्ड लेवल भी आ जाता है, तो ये किसी और ने नहीं एक्सपीरियंस करी थी, सिर्फ उसी ने एक्सपीरियंस करी थी। तो उसे लगता है कि ये मेरे साथ अलग क्या चीज़ हो रही है, इसलिए अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड्स के साथ में इसके बारे में डिस्कस करता है, बात करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट का क्या मतलब था? उसने बोला ना कि इट्स योर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो वो बोलता है कि चार्लीज फाइंडिंग आउट, इसका मतलब है कि चार्लीज फाइंडिंग आउट अ थर्ड लेवल एट द स्टेशन। मतलब चार्ली ने क्या करा, थर्ड लेवल को फाइंड करा, एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गैसबर्ग इलियंस। देखो, ये क्या है, एक प्लेस है जो विजिट करता है अपने उस टाइम ट्रेवल के अंदर, ठीक है। तो वो सेक्रेटरीज उसको ये बताता है कि आपका जो ये प्रेजेंट ड्रीम रहा होगा कि आपको जाके विजिट करनी है वो प्लेस, तो लेकिन आपने उसको कैसे विजिट करी? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं, तो आपका माइंड आपको क्या कर रहा है, ऐसी जगहों पे लेके जा रहा है जो रियलिटी में नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर वेकिंग ड्रीम का मतलब ये कि तुम जो सोच रहे हो वो सच में तुम्हारे साथ माइंड गेम प्ले करके हो रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा था, टाइम ट्रैवल हो रहा था, वो पीछे की टाइम में चला गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। तो उसमें जब वो टाइम ट्रैवल करता है तो क्या फाइंड करता है, थर्ड लेवल, और क्या विजिट करता है, गैल्सबर्ग इलियंस, है ना। ये एक प्लेस है, सिटी है। सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? क्या, देखो यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन में दिया है हमको, अ प्लेटफॉर्म ऑन द स्टेशन। क्या कोई प्लेटफॉर्म था स्टेशन पे? बिल्कुल भी नहीं, प्लेटफॉर्म था ही ना। अ थर्ड स्टोरी ऑन द स्टेशन, थर्ड स्टोरी थी, फ्लोर था? ऐसा भी नहीं था। एक लेवल था गेम का जो चार्ली प्ले कर रहा था? नहीं। तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं थी, है ना। थर्ड लेवल तो उसकी इमेजिनेशन थी जो एक्चुअल में तो थी ही नहीं। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, नन ऑफ द अबव। What does the psychiatrist explain to Charlie? चार्ली को साइकेट्रिस्ट ने क्या एक्सप्लेन किया, जो उसने फील किया उसके बारे में क्या एक्सप्लेन किया? कि दैट इज वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड, कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, तो तुम्हारा माइंड ही ऐसी चीज़ों को फील कर रहा है, ऐसी इमेजिनेशन को बना रहा है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये किसने एक्सप्लेन किया? उसके फ्रेंड साइकेट्रिस्ट ने, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन stupefaction. They looked widely at each other and blinked. Oh, wise prophet! It was I who spoke. This time there were no grounds for doubt.
It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. All those who are born with one day have to die. We don't need your prediction to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. देखो कौन सा लेसन है ये, द टाइगर किंग है ना, उसी में तो होता है ना कि वो अनाउंस करता है और बात करने लग जाता है, थोड़े ही दिन का होता है और बेबी बोलने लग जाता है और उस वाइस प्रॉफिट से पूछता है कि भैया बताओ मुझे मेरा मतलब कब कैसे डेथ होगा। बोले डेथ तो कोई भी बता देगा कि सबकी डेथ कभी ना कभी होनी, लेकिन बताओ कि किस तरीके से होगी तो मैं कुछ मानूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। तो ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग से लिया गया है। अब यहाँ पे पूछा है कि हु इज आई इन दीज लाइन, जो आई है ये कौन है, तो ये कौन था, वो टाइगर किंग ही था जो अपने बारे में बात कर रहा था, है ना, वो खुद ही बोल रहा है सब कुछ। देन हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days, 10 दिन के अंदर कौन बात करने लग जाता है, तो 10 दिन के लिए वही 10 दिन में वही द टाइगर किंग जो है बात करने लग जाता है। What did the royal infant want to know? रॉयल इन्फेंट मतलब जो शाही बच्चा था, इन्फेंट मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा, वो क्या जानना चाहता था, वो ये जानना चाहता था कि क्या एग्जैक्ट मैनर रहेगा, किस तरह से मेरी मृत्यु होगी ये मुझे बताओ, है ना। मैरिज भी नहीं जानना चाहता था, वो कब सिंहासन पे बैठेगा ये भी नहीं, मैनर ऑफ लाइफ भी नहीं जानना चाहता था, वो तो डेथ जानना चाहता था कि उसकी डेथ कैसे होगी। ठीक है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अटर का मतलब क्या होता है, अटर का मतलब होता है बोलना, ओके कुछ भी चीज को एक्सप्रेस करना। तो देखिए यहाँ जहाँ ये तो 3 शब्द जो दिए हैं यहाँ पर ABC में, टू स्पीक, टू एक्सप्रेस, टू लेट आउट, इन सभी का मतलब क्या होता है, अटर होता है, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, ऑल ऑफ दीज। ओके चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 3 देख लेते हैं। क्राउन Prince Jang Jang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an English man, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state which had been with the courts of wards until then came into his hand. देखिए अभी भी उस प्रिंस की, उस टाइगर किंग के चैप्टर की ही बात हो रही है। आप चैप्टर्स को एक बार ज़रूर रीडिंग लगा के जाना, वरना आप पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे कि ये जो लाइन है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, कहाँ से लिया गया है। तो प्लीज़ डू वन थिंग, रीड द चैप्टर्स, है ना, एक जस्ट कर्सरी ग्लांस लेके तुम पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लेना। हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, टाइगर किंग किस तरह से बड़ा हुआ था भैया, उसको तो बना शान और शौकत से बड़ा किया था, तो हम क्या लिखेंगे, रॉयली, क्योंकि उसको इंग्लिश काव का मिल्क पिलाया जाता था, इंग्लिश फिल्म वो देखता था, उसकी नैनी, नैनी मतलब जो बच्चा संभालने वाली दाई माँ होती हैं, वो भी इंग्लिश थी, तो उसकी परवरिश कैसे हुई थी, एकदम रॉयली हुई थी। ओके व्हाट इज नैनी, देखो क्वेश्चन ये आपसे पूछा है कि नैनी का मतलब क्या होता है, तो नैनी का मतलब होता है नर्समैन, बच्चे को जो संभालती हैं घर में इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, उसको बोला जाता है नर्समेड, और नैनी भी बोला जाता है। फिर आपसे पूछा है व्हाट एज वॉज ही हैड इन थ्रॉन, मतलब कब उसको सिंहासन, थ्रॉन का मतलब होता है सिंहासन का, सिंहासन पे वो कब बैठ गए थे, तो कब बैठ गए थे, जब वो 20 साल के थे। ये सारी चीज़ें ऊपर हमने पढ़ी हैं। ओके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ऐसे होंगे जहाँ सिनोनिम मीनिंग पूछ लिया जाएगा, तो उसकी मीनिंग्स तो आपको पता होने चाहिए। हु व्हाट इज कोर्ट ऑफ वर्ड्स, कोर्ट ऑफ वर्ड्स क्या है, कोर्ट ऑफ वर्ड्स देखो ऐसा है कि पहले जब इंग्लिश रूलर थे, जब ब्रिटिश रूलर थे, तो वो लोगों ने क्या किया था कि जब कोई भी किंगडम अगर उनके हाथ में था, तो उन्होंने उसको क्या कर रखा था, लीगली अपनी मतलब अपना पार्ट बना रखा था, जब तक उनका खुद का अधिकारी कोई नहीं आ जाता, बड़ा नहीं हो जाता, कोई एयर मतलब उच्च अधिकारी उनको नहीं मिल जाता, तब तक वो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने ही हाथ में उस किंगडम को रखती थी, और जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता था उस किंगडम को वापस उस बच्चे को रिटर्न कर देती थी। जैसे यहाँ पर भी ऐसे ही, जब वो 20 ईयर्स के हुए तो वो किंगडम उनको वापस दे दिया। तब तक कौन संभाल रहा था उस किंगडम को, ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी। तो कोर्ट ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि एक लीगल बॉडी है
है ना, क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिएट करी थी, जो क्या करती थी, ऐसे किंगडम को लुक आफ्टर करती थी जहाँ पर कोई राजा नहीं है और उसका जो भी उच्च उत्तराधिकारी है, जो बच्चा है, वो उसको वो किंगडम तभी मिलेगा जब वो कितने साल का हो जाएगा, 18+ समथिंग हो जाएगा। ओके। एक्सट्रैक्ट नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकादमिक शोकल्स्की heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecosphere. चलिए, कौन सा चैप्टर है ये, बताओ मुझे। यहाँ से तो बता ही दोगे। अब देखिए, यहाँ पर अंटार्कटिका की बात हो रही है, वो इक्वेटर से निकलता है और नॉर्थ की तरफ फाइट करता है। और देखिए, ये वाली थी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, है ना, वो वाली जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर था, जिसके अंदर वो ट्रैवल करता है ना, एक ऐसे पॉइंट पे, जो ऐसे कॉन्टिनेंट पे जो अर्थ का क्या है, पॉइंट है ना, जैसे नॉर्थ एंड साउथ, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो नेम द चैप्टर आपसे पूछा है, तो नेम कौन सा हो जाएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फिर आपसे पूछा हु इज आई इन द अबो लाइन्स, तो देखो जो राइटर है वो खुद ही ट्रैवल कर रहा है इसके अंदर, तिशानी दोषी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है। तो ये आई जो है वो खुद ही हैं, क्योंकि खुद ही नहीं अपना एक्सपीरियंस बताया है इसके अंदर। व्हाट वाज अकादमिक सोकल्स्की, क्या है, तो ये एक वाटर क्राफ्ट है, एक जहाज है जिसके अंदर बैठ के ये लोग जाते हैं अपने रिसर्च के लिए। वेयर वॉज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, नरेटर जो है वो कहाँ जा रहा है, तो अंटार्कटिका जा रहा था। ठीक है, ये वर्ड भी इसमें दिया था पैराग्राफ में। एक्सट्रैक्ट नंबर 5 देख लो फटाफट। लेटर ऑन व्हाट इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स, दे आर राइप फॉर इट, आई मेक जेली, it's a good time of year, September, look at them, orange and golden, that's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly, you could give me a hand। कौन सा चैप्टर है बताओ, जिसमें एप्पल्स वगैरह की बात हुई थी, जेली की बात हुई थी। हाँ, अच्छा बताओ, ऑन द फेस ऑफ इट था ना, जिसके अंदर जो डैरी है उसका फेस पूरा बर्न हो जाता है, उसको पसंद नहीं है अपना फेस ज़्यादा लोगों से मिलना, है ना, ये सारी चीज़ें थी। और मिस्टर लैम थे जिनका एक गार्डन था और जिसके अंदर एप्पल्स लगे थे, रिमेंबर या। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ऑन द फेस ऑफ इट। अब ये पूछ रहा है कि ऊपर जो लाइन है ये किसने बोली है, हु हैज स्पोक दीज वर्ड्स, तो ये कौन बता रहा है अपने गार्डन के बारे में, मिस्टर लैम बता रहे हैं, जिनको पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, है ना। और डायरी कौन, जिसके फेस क्या हो गया था, आधा हिस्सा फेस का बर्न हो गया था, है ना। What will be made of the crab apple, क्रैब एप्पल से क्या बनेगा, तो क्रैब एप्पल से क्या बनेगा, जेली, अभी पढ़ा हमने ऊपर, है ना। What is orange and gold, ऑरेंज एंड गोल्ड किसको बोला गया है, तो किसको बोला गया है, एप्पल को, क्योंकि एप्पल फ्रूट है जो वहां पर लगे हुए थे। Extract number 6, you think here's a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I am not poor. Underneath you are afraid. Anybody would be. I am. I look in the mirror and see it. I am afraid of me. अभी कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है डेयरी, खुद ही अपने आप से डरता है मिरर में जब भी देखता है, क्योंकि उसका आधा हिस्सा जो फेस का है वो जला हुआ है। तो ही इज द बॉय इन द बॉक्स। एक्सट्रैक्ट इसमें जो बोल रहा है ये कौन बोल रहा है, कौन है वो लड़का, तो वो लड़का कौन है, डैरी है। ठीक है, चलिए, वॉट डज द अगलीस्ट थिंग किसको बोला है, अगलीस्ट थिंग वो किस चीज को बोल रहा है, अपने फेस को, डैरी के फेस को बोला गया है अगलीस्ट थिंग। देन थर्ड आपसे पूछ रहा है व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक्स इन द मिरर, मिरर के अंदर वो देखता है तो क्या फीलिंग आती है, वो अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है बहुत ज्यादा। द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू, ये सारे वर्ड्स किससे बोले जा रहे हैं, तो उसके सामने कौन है, मिस्टर लैम है, जिनसे वो बात कर रहा है, उन्हीं को ये सारी बातें वो बोल रहा है। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ abroad a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coolest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zone, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecosphere. By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in a combination of a car, an aeroplane, and a ship.
So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and the uninterrupted blue horizon was a relief, followed up with an immediate and profound wonder. Wonder as its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. अब देखिए ये पूरा पैराग्राफ फिर से आया, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन भी इसके अंदर आया है. क्वेश्चंस भी आपको थोड़े से न्यू यहाँ पर मिलेंगे. अगेन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से ये लिया गया है. सो पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट. जो वो कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए तो उसकी क्या फीलिंग थी. तो रिलीफ एंड अमेजमेंट था, टायर्ड थे एंड फटीग मतलब थकान महसूस कर रहे थे, सैड थे, नन. तो देखिए वो एकदम अमेज हो गए थे, पूरा वाइट चादर देख के दूर दूर तक देखते थे तो स्नो ही स्नो दिख रहा था. और इतने दिनों की जर्नी के बाद जब वो अंटार्कटिका पहुंचे तो ही वॉज फीलिंग रिलीफ, उनको शांति मिली और देखकर वो बहुत एकदम चौकन्ने रह गए, अमेज रह गए कि ये कितनी मतलब अलग जगह में आ गया हूँ करके, है ना. उस कॉन्टिनेंट को देखकर ही बहुत अमेज रह गए थे वो. द वर्ड आइसोलेशन मीन्स, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है. आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन. आपने आइसोलेशन वर्ड बहुत बार सुना होगा जब कोरोना आया था, है ना, कि आइसोलेट कर दो, आइसोलेट कर दो मतलब अलग कर दो, है ना, अलग कर दो उसको सबसे ताकि दूसरों को भी नहीं प्रॉब्लम हो. तो उसका मतलब क्या होता था, सेपरेट कर दो. तो सेपरेशन इसका मतलब हो जाएगा. ठीक है. What kind of atmosphere does Antarctica have? अंटार्कटिका का जो एटमॉस्फियर है वो कैसा है. तो देखो यहाँ पर तीनों ही वर्ड दिए थे पैराग्राफ में, तो तीनों ही आए हैं, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ऑल ऑफ दिस लगा देंगे. कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है, विंडीएस्ट है, तीनों ही है. तो तीनों ही है तो एक तो लगा नहीं सकते क्योंकि हमको ये दे रखा है ऑल ऑफ दिस, है ना. तो ऑल दिस हमने लगा दिया. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, फाइंड आउट द वर्ड from the above passage which means part of the earth's environment in which living organisms are found. मतलब एक शब्द चुन के मुझे बताओ पूरे पैराग्राफ्स में जिसका मतलब ये है कि अर्थ के एनवायरमेंट के उस मतलब क्या बोला जाता है अर्थ के एनवायरमेंट को जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म मतलब जो लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उसको एक शब्द में हम बयां करें तो कैसे करेंगे. अच्छा, पैराग्राफ जब हम पढ़ रहे थे तो एक वर्ड आया था इकोस्फियर. मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आया था. देखिए कहाँ चला गया. थोड़ा ऊपर हो सकता है, ये रहा. ओके, यू कैन सी हियर मैनी इकोस्फियर. ओके, तो देखो इकोस्फियर सब चीज़ों से, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट मैनी इकोस्फियर मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये शब्द जो है, इस शब्द का मतलब यहाँ पर जो आपको दी हुई है इतनी बड़ी लाइन, इसका मीनिंग ये है कि पार्ट ऑफ अर्थ्स एनवायरनमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, इसका मतलब हुआ इकोस्फियर. तो आप यहाँ पर इकोस्फियर लगा के आएंगे. ठीक है ना. चलिए अब क्वेश्चन नंबर एक्सट्रैक्ट नंबर 8 जो है वो कौन सा है, कहाँ से लिया है देख लेते हैं. द इंजर्ड मैन वॉज एन अमेरिकन. एज हिज कैप फेल ऑफ दे सॉ हिज वेट येलो कलर्ड हेयर विच हैड नॉट बीन कट फॉर लॉन्ग टाइम. ही वॉज यंग, हिज फेस हैड सच मार्क्स विच इंडिकेटेड दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड. ही हैड रफ unkempt yellow colored beard as he had fainted. He did not know of the presence of the Sadao and Hana. Now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of the lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime, not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. अब देखो ये चैप्टर है द एनिमी, है ना, जिसके अंदर सदाव जो है जापानीज डॉक्टर है और वो अपनी एनिमी जो है अमेरिकन सोल्जर को बचाते हैं, है ना. बीइंग जापानीज होकर भी वो उसको बचाते हैं क्योंकि बीइंग डॉक्टर जो उनका कमिटमेंट है कि मैं अपने पेशेंट को फर्स्ट रखूंगा, वो चीज़ बीच में आ जाती है ना. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु वाज द इंजर्ड मैन. इंजर्ड मैन कौन था, तो कौन था, अमेरिकन था, है ना. हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, कैसे इंजर्ड हो गया था, देखो हमने अभी पढ़ा, बाय गन, शूट हुआ था उसको, है ना.
हुआ सदाओ, तो वो कौन थे? एक डॉक्टर थे। अब कौन से डॉक्टर थे? तो हम जापानीज डॉक्टर लगाएंगे। ओके। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, जो फेस था इंजर्ड मैन का वो क्या दर्शाता था, क्या इंडिकेट करता था? ये इंडिकेट करता था दैट ही वॉज टॉर्चर्ड, और ये लाइन आई भी थी। तो जब भी आप पैराग्राफ्स पढ़ें, इस तरह के सीन पैराग्राफ जो आपकी टेक्स्ट बुक से आएंगे, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी रहेंगे और कुछ मॉडरेट रहेंगे और कुछ टफ भी रहेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा केयरफुली स्मार्टली अटैम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ से आपके बनेंगे स्कोर। सो आई होप ये जो फ्यू एक्सट्रैक्ट थे ये तो आप करेंगे ही, साथ में आप जो छोटी छोटी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के, उनको भी आप कवर करिए, क्योंकि उससे भी आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में इनको अटैम्प्ट करके आते हैं तो। बाकी इसके बाद हमारा जो अब सीरीज़ आएगा वो आएगा ग्रामर से रिलेटेड। मैं आपके लिए कुछ फिलअप्स लेके आऊँगी एंड कुछ डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ओके, तब तक के लिए रिवीजन आप करती रहिएगा, नोट मेकिंग अच्छे से कर लीजिएगा। 4 मार्क्स का आता है, काफ़ी अच्छा आपको हेल्प मिल जाएगा उसके अंदर। लेटर्स कर लीजिएगा अच्छे से, पोस्टर मेकिंग कर लीजिएगा, राइटिंग स्किल में एडवर्टीजमेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा स्कोर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।